Hello students, in the chapter heredity and evolution I have already discussed the heredity part. Now I am going to discuss about the evolution part of the topic, right? So what is evolution? Evolution का definition मैंने आपको last lecture में बता भी रखा है, पिछले lectures में heredity की ही. Evolution में क्या होता है? There is the evolvement of complex life forms from the simple life form on the earth, right? तो evolution is basically it related with the evolvement of the complex life forms from the simple life forms, and the branch of the biology which deals with the evolution or with the evolution of the organisms, right, is known as the evolutionary biology. So what is evolutionary biology? Biology, it is the branch of the science which deals with the study of the history of evolution of life form on the earth. ठीक है? Study of history of life forms on earth. ठीक है? This is known as evolutionary biology. और आपको पता है the scientist, the very renowned, very popular scientist who is mainly known as the father of evolution, he is Charles Darwin. So it is Charles Darwin who is known as father of evolution. किसको बोलते हैं father of evolution? It is Charles Darwin. ठीक है? हम इनकी थ्योरी और जो पहली थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में लैमार्क ने, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे. लेकिन बिफोर डिस्कसिंग दिस आई वांट टू डिस्कस सम एन इलस्ट्रेशन रिलेटेड विद द इवोल्यूशन. अच्छा, इवोल्यूशन के दौरान क्या होता है? इवोल्यूशन कैसे होता है? इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू द वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग मैनी जनरेशंस इन मैनी जनरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे जनरेशन्स में क्या होगा? वेरिएशन होगा, और ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होता जाएगा, और फाइनली आफ्टर मेनी जनरेशन, आफ्टर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, अ न्यू वेराइटी, अ न्यू स्पीसीज विल बी फॉर्म फ्रॉम द ओल्डर स्पीसीज, फ्रॉम द प्रिमिटिव स्पीसीज. तो ये कैसे होता है? ड्यू टू वेरिएशन. सो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इवोल्यूशन? इट इज द वेरिएशन. वेरिएशन के चलते ही इवोल्यूशन होता है. अब वेरिएशन कैसे होता है? ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन कैसे होता है? वेरिएशन अकर्स, वेरिएशन को कह सकते हैं कि इट इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एंड कैसे वेरिएशन अकर होता है? हाउ डज दिस वेरिएशन अकर? इट अकर्स ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग. आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, 9th में हमने सेल डिवीजन पढ़ा है, उसमें माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है, ठीक है ना? तो वहां पे आपने देखा था कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनमें क्या होगा? कुछ एरर हो जाएगा, और उन एरर्स के चलते क्या होगा? वेरिएशन प्रोड्यूस होगा. और इसको हम जो हायर क्लासेस में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? सो ये वेरिएशन क्यों होता है? वेरिएशन अकर्स, रीजंस ऑफ वेरिएशन. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, वी विल डिस्कस ओनली 1 or 2 रीजन. तो ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग DNA copying and due to sexual reproduction. So these are the reasons responsible to cause variation in any organism. अब बच्चों मान लो किसी एक मेरी जनरेशन या किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन हुआ, वो वेरिएशन खत्म नहीं होगा, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा. फिर उस ऑर्गेनिज्म ने कुछ और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए, फिर फर्दर उनकी नई जनरेशन आई, ऐसे करके जो नए हर एक नई जनरेशन आएगी उसमें कुछ वेरिएशन होता जाएगा, और ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होके फाइनली आप देखेंगे कि एक नई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा विच विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द original one from its ancestor.
तो इस तरीके से एक नया स्पीसीज फॉर्म होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, एक नया लाइफ फॉर्म होता है, विच इज नोन एज इवोल्यूशन, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस एन इलस्ट्रेशन। सपोज कि देयर इज एन एरिया, देयर इज अ ग्रीन बुश, देयर इज अ ग्रीन बुश विद द ग्रीन लिव्स, और उस ग्रीन बुश में these are the green, it is the green bush which consists of a group of beetles and these beetles are red in color। तो इसमें करीब group of beetles present है, they are 12 and they are red in color, and उसके अलावा they are these beetles, ये जो मैंने राउंड बनाए हैं, these are the beetles, they are able to sexually reproduce। अब मैंने बताया आपको यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन, तो इट मीन्स कि दे हैव द एबिलिटी टू कॉज वेरिएशन बिकॉज दे आर एबल टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और सेक्सुअली अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है तो इट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू कॉज वेरिएशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ केसेस में बहुत माइनर वेरिएशन होता है, बट वेरी माइनर वेरिएशन। जनरली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं, दे आर आइडेंटिकली सिमिलर, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एज वेल एज अमंग टू देयर सिबलिंग्स, ठीक है। सो द वेरिएशन due to sexual reproduction, this variation can occur in these beetles। अब यहाँ पे हमने एक बुश लिया है, यहाँ पे क्या है, क्रोज भी है। क्रोज क्या करते हैं, क्रोज they are able to feed upon the beetles। क्रोज कैन eat the beetles। ये क्रोज जो है बीटल्स को eat कर सकते हैं, feed कर सकते हैं, ठीक है। they will feed upon the beetles। now let us discuss 3 different situation। अब हम 3 डिफरेंट सिचुएशन डिस्कस करते हैं। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, दिस इज द सेकेंड सिचुएशन एंड दिस इज द थर्ड सिचुएशन, राइट। तो एक एक करके हम सारे सिचुएशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन के केस में क्या हुआ कि ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वेरिएशन अकर हुआ, और वेरिएशन क्या हुआ कि अमंग द 12 रेड बीटल्स 1 ग्रीन बीटल वॉज प्रोड्यूस्ड। ये एक ग्रीन बीटल प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब क्या थे, क्रोज जो है दे वर एबल टू ईट ऑल दिस बीटल्स, रेड बीटल्स, लेकिन जो ग्रीन बीटल था इट मेड अ कैमोफ्लेज विद द ग्रीन लीव्स। आप देख रहे हो दिस ग्रीन बीटल, इट मेड दिस इज द, ये मैंने यहाँ पे सपोज आपको ये लीफ बना रखी है, ठीक है, बुश की लीफ है, और यू कैन इट इज अ बुश एंड द ग्रीन बुश में क्या हो रहा है कि ये ग्रीन बीटल है लीफ पे, राइट। तो ग्रीन बीटल ने तो कैमोफ्लेज बना लिया, तो ग्रीन बीटल, ग्रीन लीव्स में ग्रीन बीटल जो है को क्रो देख नहीं पाता, तो इट क्रो विल नॉट ईट दिस बीटल, ग्रीन बीटल। वो ग्रीन बीटल को नहीं फीड करेगा, नहीं खाएगा। लेकिन बाकी जो रेड बीटल्स हैं वो तो ग्रीन कलर में रेड बीट कलर बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है, तो क्रो जो है इन रेड बीटल्स को खाने लगा, खाएंगे। और एक से जितने ज्यादा क्रो होंगे, अगर पॉपुलेशन में, अगर उस एरिया में क्रोज की पॉपुलेशन ज्यादा है, एक से ज्यादा पॉपुलेशन है, एक से ज्यादा क्रो है, तो दे विल, ज्यादा क्रो होंगे तो ज्यादा रेड बीटल्स को वो खाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप देखोगे कि ये ग्रीन बीटल्स तो बचते जाएंगे। अब अच्छा क्या हो रहा है, बाय द टाइम उनमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और उनकी प्रोजेनीज भी बढ़ रही है। अब क्रो जो है जितने भी रेड प्रोजेनीज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको तो खा ले रहा है, क्रो जो है खा ले रहे हैं, लेकिन जो ग्रीन बीटल्स है वो सरवाइव करते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो कलर वेरिएशन हुआ है, दिस कलर वेरिएशन it is giving a survival advantage to the beetle। आप देख रहे हो कलर वेरिएशन ने यहाँ क्या किया, it has provided the survival advantage to green beetles। So the color variation here provided survival advantage to green
बीटल्स। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ड्यू टू वेरिएशन, ये जो वेरिएशन कॉज हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चलते, दिस वेरिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, SR मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस वेरिएशन इज नाउ इट गेव अ सर्वाइवल एडवांटेज टू द ग्रीन बीटल्स। तो आप देख रहे हो रेड बीटल से आफ्टर सम जनरेशन किस तरीके के बीटल्स हमें ऑब्टेन हुए हैं, यहाँ पे किस तरीके के बीटल्स उस बुश में प्रेजेंट हो गए, आगे ग्रीन बीटल्स। तो इस तरीके से क्या हुआ, रेड बीटल से ग्रीन बीटल्स का एवोल्यूशन हो गया। दिस इज द इवॉल्वमेंट ऑफ द ग्रीन बीटल्स फ्रॉम द रेड बीटल्स। तो अब एक चीज और देख रहे हो कि ये जो वेरिएशन था जो पहले रेयर था, दैट वेरिएशन हैज नाउ बिकम कॉमन बिकॉज ऑफ दिस सर्वाइवल एडवांटेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जब बुक में पढ़ते हो तो प्लेनली आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस वेरिएशन जो कि पहले रेयर था, सिर्फ एक ही, आपको रेयर मतलब सिर्फ एक ही ग्रीन बीटल प्रोड्यूस हुआ था, बट आफ्टर सर्टेन जनरेशन ड्यू टू दीज सर्कमस्टांसेस, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, कि वहां पे क्रोज भी थे, रेड बीटल्स भी थे, और ग्रीन बीटल्स ने ग्रीन बुश के साथ कैमोफ्लेज फॉर्म कर लिया था, तो क्रोज ग्रीन बीटल्स को नहीं देख सकते थे, और खाली क्रोज जो है रेड बीटल्स को देख सकते थे, तो रेड बीटल्स को उन्होंने खा लिया, ग्रीन बीटल्स बच गए। फाइनली ड्यू टू दिस कलर चेंज और ड्यू टू दिस वेरिएशन इन देयर बॉडी कलर, द ग्रीन बीटल्स दे गॉट द सर्वाइवल एडवांटेज। ठीक है, नाउ इसमें हम कह सकते हैं कि द ग्रीन बीटल, दिस सर्वाइवल, इन अदर वर्ड विच वी कैन से दैट द ग्रीन बीटल्स दे आर नेचुरली सेलेक्टेड बाय क्रोज। ठीक है, सेलेक्ट कैसे, क्योंकि क्रोज वर नॉट एबल टू विजिबल, वर नॉट एबल टू सी द ग्रीन बीटल्स इन ग्रीन बुशेस, सो green beetles or we can say green beetles, they are naturally selected by crows। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, एंड इस तरीके से दिस इज शोइंग द इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन इन द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रीन बीटल्स, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन क्या था, दिस इज द सेकेंड सिचुएशन। अगेन द कंडीशन इज सेम, 12 रेड बीटल्स वर देयर, they were able to sexually reproduce, they were able to create variation, they were able to cause variation, and during this process they produce a blue beetle। यहाँ पे ब्लू बीटल प्रोड्यूस हुआ, बॉडी चेंज जो वेरिएशन हुआ वो क्या हुआ, ब्लू कलर हुआ। नाउ द क्रोज दे वर एबल टू सी बोथ द रेड कलर एंड द ब्लू कलर बीटल्स इन द ग्रीन बुशेस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोज तो रेड बीटल्स को भी खाएगा और ब्लू बीटल्स को भी खा रहा है। अब इनकी पॉपुलेशन एक्सपेंड हुई, यहाँ देख रहे हो पॉपुलेशन एक्सपेंड हो गई। तो क्या हुआ कि ब्लू जो रेड बीटल्स थे, इनिशियली जो है रेड बीटल्स ज्यादा थे और ब्लू बीटल्स कम थे। क्यों? क्योंकि इसकी पहले जनरेशन में क्या एक ही ब्लू बीटल था, बाकी रेड बीटल्स थे। तो जब पॉपुलेशन ग्रो हुई, एक्सपेंड हुई, तो भी क्या हुआ, रेड बीटल्स ज्यादा है, ब्लू बीटल्स कम है। लेकिन अब यहाँ एक दूसरी सिचुएशन हो गई, यहाँ क्या हुआ, एक्सीडेंटल सर्वाइवल हो गया। कैसे हुआ कि एक एलिफेंट आया एंड ही स्टैब्ड on a particular area, on the particular part of the bush, और एलिफेंट ने स्टेम ड्यू टू हिज फुट। ये आप समझो कि यहाँ पे एलिफेंट ने अपना फुट डाला बुश पे और सारे रेड बीटल्स जो हैं वो मर गए, खत्म हो गए। तो ये अब क्या हो रहा है, रेड बीटल्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज द एरिया वेयर एलिफेंट स्टैम्प्ड, और यू कैन राइट एलिफेंट फुट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में आप देख रहे हो कि वेरी फ्यू रेड बीटल्स आर लेफ्ट अलाइव, वेरी फ्यू रेड बीटल्स आर लेफ्ट अलाइव एंड द रेस्ट आर डेड। द मोर ऑफ, एंड हियर द मोर नंबर ऑफ, मोर इज द नंबर ऑफ
ब्लू बीटल्स। अब क्या हो रहा है कि ये ब्लू बीटल्स दे आर एबल टू सर्वाइव, तो धीरे धीरे अब जो नई पॉपुलेशन आई उसमें क्या हो रहा है, ब्लू बीटल्स ज्यादा है, रेड बीटल्स कम है। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि उस बुशेस में क्या है, क्रोज भी हैं, तो दे विल फीड अपॉन दीज रेड बीटल्स। धीरे धीरे क्या होगा, रेड बीटल्स की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, उस एरिया से निकल जाएगी। सो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो वेरिएशन हो रहा है, हियर द वेरिएशन इज अकरिंग। क्या वेरिएशन हो रहा है, फ्रॉम रेड बीटल्स टू ब्लू बीटल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, बट दिस कलर चेंज इज प्रोवाइडिंग नो सर्वाइवल एडवांटेज। क्यों? क्योंकि crows they can see these blue beetles in the green bushes too। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेरिएशन हो रहा है, दिस वेरिएशन इज प्रोवाइडिंग नो सर्वाइवल एडवांटेज टू बीटल्स। तो फिर ब्लू बीटल की पॉपुलेशन कैसे बनी? इट इज ड्यू टू द एक्सीडेंटल सर्वाइवल ऑफ बीटल्स ऑफ वन कलर दैट चेंज द पॉपुलेशन, दैट चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिजल्टेंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो यू राइट दिस इंफॉर्मेशन कि हेयर इट इज द एक्सीडेंटल सर्वाइवल of beetles of one color that changed the frequency or the common characteristics of रिजल्टेंट पॉपुलेशन। इसका मतलब आपको समझ में आया, रिजल्टेंट पॉपुलेशन क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट पॉपुलेशन। और रिजल्टेंट पॉपुलेशन में आपको क्या दिख रहे हैं, मैक्सिमम बीटल्स आर ब्लू इन कलर बिकॉज दीज रेड बीटल्स विल लेटर ऑन दे विल बी फीडेड अपॉन बाय द क्रोज। ठीक है, सो दिस एक्सीडेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन can change the frequency of some genes and in a population, and this is known as the genetic drift. ठीक है, so this accident in small population can change the frequency of certain genes in a population. Genes क्या होते हैं? ये जो बॉडी कलर हुआ, ये कैसे चेंज हुआ? बॉडी कलर चेंज हुआ ड्यू टू द चेंज इन देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द जीन्स। बॉडी कलर क्या है? बॉडी कलर इज अ ट्रेट, इज अ कैरेक्टर। मैंने शुरू में बताया है, जब हेरिडिटी हम पढ़ रहे थे वहां पे डिस्कस किया है। सो द कलर, द बॉडी कलर, इट इज अ ट्रेट, इट इज अ कैरेक्टर, एंड द कैरेक्टर और द ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। सो यू कैन राइट कि सो accident in a small population can change the frequency of certain genes. Here I can write it. सेकेंड सिचुएशन की कंटिन्यूशन में ही हम इसको देख रहे हैं कि एक्सीडेंट इन अ स्मॉल पॉपुलेशन कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन genes. What are genes? Genes are the substances which controls. Genes क्या होते हैं? They controls the traits. तो हम ये कह सकते हैं कि change in, we can say that change in the frequency of some genes in a population, even if the given number of the population is small, can change the resultant populations, right? So change in
frequency of certain genes can change in certain genes in a population can change the resultant population and will give survival advantage, and this is known as genetic drift. इसको क्या बोलते हैं? This is the notion of genetic drift. Genetic drift एक बारी भरकम से शब्द है, आपको बड़ी क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ना है, अभी मैं बताऊंगी. तो this is the notion of genetic drift which provides diversity without any adaptations, which provides diversity without any adaptations. Genetic drift क्या होता है? Genetic drift, it is the variation in the relative frequency of different genotypes in a small population. ठीक है? Owing to the change, you can write this information here, genetic drift. So genetic drift, it is the variation in the relative frequency, variation in the relative frequency of different genes in a small population. In a small population, owing to the change, owing to the chance disappearance, owing to the chance disappearance of particular genes as individuals die or do not reproduce. तो आप समझ रहे हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में यहां पे आप देख रहे हो कैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट यहां हम समझ सकते हैं कि ड्यू टू द एलिफेंट स्टैंपिंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड बॉडी कलर ऑफ द बीटल्स इट इज डिक्रीज्ड ड्यू टू द एलिफेंट स्टैंपिंग. एक पर्टिकुलर जगह पे एलिफेंट ने स्टैंप किया जहां पे कि रेड बीटल्स ज्यादा थे, they are disappeared from the population. Now in the new population you can see that more and more number of the blue beetles as compared to the red beetles, and this is the notion of the genetic drift. Next I will discuss the third situation. Now let's see the third situation. In the third situation here again 12 beetles able to sexually reproduce and the crows are also there. So but there is no variation caused. कोई वेरिएशन नहीं आया, कोई ग्रीन या ब्लू बीटल नहीं प्रोड्यूस हुआ. लेकिन हुआ क्या कि जो बुशेस थे, जो बुश थी उसमें प्लांट में एक डिजीज हो गई. प्लांट में डिजीज हो गई, उसके जो लीव्स थे वो जो लीफ मटेरियल, बीटल्स क्या होते हैं, बीटल्स जो लीफ को खाते हैं, है ना. बीटल्स दे टेक नरिशमेंट फ्रॉम द लीव्स. अब
प्लांट में, बुशेस में कोई डिजीज हो गया, तो जो लीफ मटेरियल, जो नरिशमेंट उनको चाहिए था, दैट फूड मटेरियल हैज रिड्यूस्ड अ लॉट. अब खाना कम मिलेगा. जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाना मिलेगा, आप अपने को ही देखो, इंसान को ही अगर खाना कम मिलेगा तो क्या होता है, बॉडी बहुत लीन एंड थिन हो जाती है. ठीक है, तो वैसे ही क्या हुआ, इन बीटल्स को फूड नहीं मिला प्रॉपरली ड्यू टू द डिजीज कॉज्ड इन द बुशेस. सो क्या हुआ, ये जो बीटल्स थे, दे बिकम very thin and small in size. उनके size, they become very weak in size, right? अब क्या होता है कि, लेकिन एक चीज आपको बताऊं मैं, ये आपको पता है कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, ड्यू टू सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई चेंज आता है, तो वो चेंज उनके जर्म सेल्स में नहीं हो रहा है. दैट चेंज इज टेकिंग प्लेस इन देयर सोमैटिक सेल्स, राइट? Due to certain environmental conditions, if the change are taking place in the body of the organism, that changes are taking place in the somatic cells, and the changes which are taking place in the somatic cells, that cannot be inherited to the next generation. तो कौन से चेंजेज हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंज हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं? कैसे ये वाला चेंज, कलर चेंज, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हुआ? Because these are the changes they took place in the germ cells. जो भी changes germ cells में होंगे, those changes only can be inherited from one generation to the other generation. Whereas due to certain environmental condition, if the changes is taking place in any organism's body, like here, कि beetle जो है ये इनके साइज छोटी हो गई, they become thin and small. Why? Due to not getting the proper nourishment. और proper nourishment क्यों नहीं मिला? Because the tree, the bushes, they were suffering from any disease. तो उससे क्या होगा, इनको थोड़ा बहुत nourishment तो मिल रहा है, they will further reproduce. लेकिन जो इनकी जो next generation होगी, वो क्या होगी, अगर उनको proper nourishment मिला, bushes, अब क्या हुआ कि इधर एक रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा है, जो बुशेस के जो वो बुश थी उसमें जो डिजीज था वो एलिमिनेट हो गया, डिजीज खत्म हो गया, फिर से वो बुश हरी भरी हो गई. तो क्या हो रहा है, जिनकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको फिर से प्रॉपर नरिशमेंट मिल गया एंड दे विल बिकम नॉर्मल इन साइज. आप देख रहे हो जैसे ये जनरेशन नॉर्मल थी, वैसे ये वाली जनरेशन भी नॉर्मल हो गई साइज में. तो इस तरीके से हम इस सिचुएशन में ये कह सकते हैं कि the changes which are taking place in the somatic cells, they cannot be inherited. Such changes are known as such traits which are or the such characters which occurs in any organism's body is known as the acquired characters or the acquired traits. ठीक है, तो acquired traits क्या होते हैं? Acquired traits are those traits which cannot be inherited. These traits can't be inherited. Whereas the other type of changes which are taking place in the germ cells. तो पहले ये देखेंगे acquired traits कहाँ होते हैं? Acquired, these changes are taking place in somatic cells. ठीक है, there are certain changes which are taking place in germ cells. These traits are known as inherited traits, and inherited traits, they can be inherited from one generation to the another generation, and these inherited traits, this occurs in the germ cells. तो इस सिचुएशन में आपने देखा इवोल्यूशन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ. ब्लू बीटल थे, रेड बीटल थे, रेड बीटल से रेड बीटल की ही रेड बीटल से फॉर्म हुए. लेकिन हाँ, इन बिटवीन जो एक दो जनरेशन की थी वो क्या थी, वो थिन थी, स्मॉल थी, ड्यू टू नॉट गेटिंग द प्रॉपर नरिशमेंट. सो these are the three situations and which depicts very well about the evolution, how the evolution occurs in any organism's body. Next we will discuss the Lamarck's and Darwin's theory in very short. अब हमने बच्चों इवोल्यूशन देखा, एक इलस्ट्रेशन देखा
लेट्स डिस्कस फ्यू थ्योरीज रिलेटेड विद द एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन के लिए सबसे पहली जो थ्योरी दी थी दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ठीक है। तो ही गेव द फर्स्ट थ्योरी फॉर evolution. The first theory of evolution was given by Jean-Baptiste de Lamarck, और उन्होंने अपनी ये थ्योरी he published this theory in a book Philosophy Zoologica in the year 1809. So the book in which he published his theory, this theory of evolution is Philosophy Zoologica in the year 1809. He gave certain postulates. It was Lamarck also who gave the term along with the Treviranus biology. Biology term किसने दिया था? Lamarck ने along with the Treviranus, right? So इन्होंने he gave certain postulates, certain concepts. So let's see those concepts of the theory of evolution which he gave in his book. So the basic concepts of Lamarck. The first basic concept of Lamarck was that there is the presence of internal vital force in the organism. तो पहला concept क्या था? Internal vital force. इनके हिसाब से कि हर ऑर्गेनिज्म में, इनके जो लामार्क ने जो स्टडी करी थी एवोल्यूशन के बारे में, उनके हिसाब से होता था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है दे हैव सम इंटरनल वाइटल फोर्सेज which have these internal vital forces, they help in development, they help in the formation of the new organ or the new structure in an organism's body, ठीक है। तो internal vital force, it is responsible for the formation of the new structure or the new organs in any organism's body. The second concept was, in his case, is the effect of environment and the needs and the new needs. तो सेकेंड कंसेप्ट क्या था? इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। इनके हिसाब से अब क्या होता है कि एनवायरमेंट का इफेक्ट हमारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे बहुत अच्छी तरह से पड़ता है। वेरी इट अफेक्ट्स आवर बॉडी टू मच। तो कभी कभी क्या होता है, सपोज इन किसी एनवायरमेंट में जो छोटे प्लांट्स थे, मान लो अगर वो प्लांट्स नीचे जो भी प्लांट्स जो सरफेस पे ग्रो कर रहे थे वो खत्म हो गए, खाली बड़े बड़े ट्रीज रह गए जिनकी लीव्स ऊपर रहती है, जिन पे की लीव्स ऊपर टॉप साइड में थी। तो अगर एक एग्जाम्पल हम जिराफ का लेते हैं, इन्होंने अपने इस जो कंसेप्ट दिए थे, जो पॉस्टुलेट्स दिए थे, उनको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। और भी कई एग्जाम्पल दिए थे, हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज जिराफ, तो ओल्डर इन द प्रिमिटिव अर्थ जब जिराफ क्या था, दे वर डेवलप्ड फ्रॉम अ डोंकी लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जिराफ जो है, एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे। तो जिराफ इट डेवलप फ्रॉम अ डोंकी लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो डोंकी का क्या होता था? नॉर्मल दोनों फोर लिम्ब एंड बैक लिम्ब, हाइंड लिम्ब्स दे आर ऑफ नॉर्मल साइज, देयर नेक इज ऑफ नॉर्मल साइज। लेकिन अब क्या हुआ कि सराउंडिंग में जो भी सरफेस पे जो भी प्लांट्स, जो भी हर्ब्स ग्रो कर रहे थे वो खत्म हो गए। खाली जो बड़ी बड़ी ट्रीज थी वो ट्रीज थे। अब उनपे लीव्स भी, पत्तियां भी ऊपर ऊपर थी। अब कोई हॉर्स है, उसको पत्ती खानी है तो क्या होगा? इट हैज टू स्ट्रेच हिज नेक को स्ट्रेच करना पड़ेगा, फोर लिम्स को उठाना पड़ेगा, है ना। तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस, अब यही जो था दूसरा जो कंसेप्ट है वो इस चीज को बता रहा है। पहला तो है कि इंटरनल वाइटल फोर्स, जिराफ के अंदर, इस डोंकी के अंदर कुछ ऐसी इंटरनल वाइटल फोर्सेस थे जो कि नए ऑर्गन को डेवलप करने में हेल्पफुल होते थे, वो हुए रहे होंगे। अब क्या हुआ, इस डोंकी को एक नया एनवायरनमेंट मिला जिसमें कि सारे जो सरफेस पे प्लांट्स थे वो खत्म हो गए। बड़ी ट्रीज थी जिनके ऊपर की लीव्स पड़े थे, उनको खाने के लिए इसको क्या करना था? नई नीड क्या, नाउ इट नीड्स
certain changes in its body. तो वो needs क्या थी कि it needs the longer neck, it needs the long fold limbs, जिससे कि ये ऊंची जगह से पत्तियां खा सकता था. अब इससे क्या हुआ, थर्ड कंसेप्ट उन्होंने क्या दिया कि इफेक्ट द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. अब ये क्या हुआ कि उस ऑर्गेनिज्म में जो डोंकी लाइक ऑर्गेनिज्म था, इसने कॉन्टिन्यूसली यूज किया अपने नेक को, कॉन्टिन्यूसली नेक को स्ट्रेच किया और फोर लिम्स को स्ट्रेच किया. ठीक है, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक एंड द फोर लिम्स क्या हुआ, ये ऑर्गन दे बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर. नेक लॉन्ग हो गया, फोर लिम लॉन्ग एज कंपेयर टू द हाइंड लिम, आगे के दोनों पैर लंबे हो गए और गर्दन लंबी हो गई. तो नाउ आपसे देख रहे हो कि देयर इज इवोल्यूशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम डोंकी लाइक ऑर्गेनिज्म टू द जिराफ लाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, डोंकी लाइक ऑर्गेनिज्म इट हैज ऑल द लिम्स ऑफ सिमिलर साइज, इट हैज नॉर्मल साइज नेक, बट अब ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एज द रिक्वायरमेंट इज चेंज, क्या होगा, बॉडी की भी जो ऑर्गन्स के उनके यूज भी चेंज हुआ. सर्टेन ऑर्गन्स आर यूज्ड मोर, सर्टेन आर लेस. जो ऑर्गन्स ज्यादा यूज हो रहे थे, नाउ ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ द सर्टेन ऑर्गन्स दे विल बी इनहेरिटेड. अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास थोड़ी देर पहले कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये जो चेंज हो रहा है किसमें हो रहा है, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज बॉडी में हो रहा है, वो सोमेटिक सेल्स में हो रहा है. लेकिन लेमार्क का क्या कहना था कि जो एनवायरमेंटल इफेक्ट के चलते जो भी बॉडी में चेंज आ रहा है, दैट इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज व्हाट द लेमार्क टोल्ड अस. सो ड्यू टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स क्या होगा, द ऑर्गन्स विच आर यूज्ड मोर, तो यहां पे क्या था, फोर लिम्स, जिराफ की जो लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग नेक एंड द लार्ज फोर लिम्स. Due to regular use of the neck and the four limbs, the neck becomes long and the limbs become, four limbs they become long, larger. ठीक है, and after that, due to this internal vital forces, effect of environment and new needs, and due to the regular use of the organism, a new type of the regular use of the organ, a new type of the organism is developed, and that new type of the trait is developed in the organism, and this trait is known as the acquired trait. And after this development, this inheritance of the acquired trait occurs in a giraffe. So next postulate was that inheritance of acquired traits. Acquired traits क्या होते हैं, the traits which arises in any organism's body due to environmental changes. तो लेमार्क ने क्या कहा, मैं फिर से एक बार आपको समझाती हूँ. जिराफ का एग्जांपल देखिए कि कोई जिराफ था, इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम, जो प्रेजेंट डे जिराफ है, इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम द डोंकी लाइक ऑर्गेनिज्म. अब डोंकी लाइक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, दोनों चारों फोर लिम्स दे आर ऑफ इक्वल साइज, चारों ऑल द लिम्स आर ऑफ इक्वल साइज, नेक इज ऑफ नॉर्मल साइज. तो अब बस उसमें क्या था, इट हैज सर्टेन इंटरवाइटेड फोर्सेस प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच हैज द एबिलिटी टू फॉर्म द न्यू ऑर्गन्स इन द बॉडी. अब क्या हुआ, ड्यू टू सर्टेन एनवायरमेंटल चेंज, जो ग्राउंड जो सरफेस पे जितने भी प्लांट्स थे, हर्ब्स थे, जिसको कि जैसे जानवर क्या होता है मुंह नीचे करके खाता है, वो सारे खत्म हो गए. अब उसको क्या हुआ, गर्दन को ऊपर करनी पड़ी. क्यों, क्योंकि खाली ट्रीज बच गए, और वो ट्रीज बच गए जिनमें की ऊपर में लीव्स थे, अपर ब्रांचेस पे जिनमें लीव्स थी. तो उनको क्या हुआ, उसको उन लीव्स को खाने के लिए गर्दन को, अपने नेक को स्ट्रेच करना पड़ा और फोर लिम्ब को जो है स्ट्रेच करना पड़ा. तो ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ दिस देयर नेक एंड देयर फोर लिम्ब, द नेक बिकम लॉन्ग एंड द फोर लिम्स दे बिकम लार्जर इन साइज. एंड और उसके बाद क्या हुआ, ये जो कैरेक्टर उन्होंने बॉडी में उनके एक्वायर हुई थी, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द another generation, and in this way after few generation a new species is formed, and that new species is giraffe, which has long neck and large forelimbs. So this is what the Lamarck
gave the theory about evolution. उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ कि he was August Weismann. वीजमान ने क्या किया, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उन्होंने माइस लिया और माइस के 22 जनरेशन तक ही रिमूव्ड द टेल ऑफ द माइस सर्जिकली. 22 जनरेशन तक माइस की पूंछ को रिमूव किया, जस्ट टू सी कि अगर सर्जिकली किसी माइस की पूंछ टेल को रिमूव करते हैं तो क्या उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें टेललेस माइस प्रोड्यूस होगा क्या? बट नो. क्यों? क्योंकि जो टेल को रिमूव किया माइस की बॉडी से, that change is not taking place in its germ cells. That change was taking place in its somatic cells. और मैंने अभी बताया था आपको कि जो भी चेंज सोमैटिक सेल में होगा that cannot be inherited from one generation to the another generation. तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद वीजमान ने क्या किया? He gave certain concepts, certain postulates. तो उन्होंने बताया कि there are two matters present in our body and those two matters are somatoplasm and germplasm. Somatoplasm and germplasm matters present in our body, in an organism's body. Somatoplasm जो होते हैं they are present in somatic cells, whereas the germplasm they are present in germ cells. अब जो सोमेटोप्लाज्म में चेंज होगा, that change cannot be, the variation होगा, variation that जो भी duration develop होगा that cannot be inherited, but the variation which is taking place, you can write it down here कि if any variation occur, if any variation occur here, if any variation occurs here, it will not transmitted to the next generation, to next generation. तो आप एकदम इस बात को याद कर लो कि जो सोमेटिक सेल में चेंज होगा आज के समय में भी वो it cannot be transmitted to the next generation, but any change, if any change, any variation occurring in the germplasm, it will be transmitted to the next generation, to the next generation. So this is about the Lamarck's and the Weismann theory. Next was the very popular theory of natural selection given by the Charles Robert Darwin, जिसको कि मैं अभी फिर थोड़े संक्षेप में ही आपसे डिस्कस करूंगी.